कि नेगेटिव मार्किंग के खौफ से कैसे बचना है। और ये बहुत साइंटिफिक मामला है, एकदम एकदम गणित है ये। अगर आप इस गणित को समझ लेंगे तो चिंता करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का क्या उसूल है और आपके पास स्थितियां क्या है। पहली स्थिति ये हो सकती है कि 4 ऑप्शंस हैं प्रश्न में, उनमें से आपको पता है कि सही कौन सा है और गलत कौन से हैं। अगर आपको पता है कि ये सही उत्तर है, यानी आपने 4 में से एक सही को चुन लिया और बाकी 3 जो गलत थे उनको एलिमिनेट कर दिया। तो जिसको बोलते हैं परफेक्ट, आप किसी प्रश्न को परफेक्ट तरीके से जानते हैं। इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि एक जो सही है और 3 जो गलत हैं, आप इसको समझ रहे हैं, और जो 3 गलत हैं आपने इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया। यानी आपने कहा कि ये भी इसका उत्तर नहीं है, ये भी इसका उत्तर नहीं है, ये भी नहीं है, और आप दावे से कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो चौथा है यही इसका उत्तर है। इसमें तो कोई बात है ही नहीं। अगर आपको ऐसी स्थिति है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और मान के चलिए कि ये वाली स्थिति आपकी, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो 30 प्रश्नों में आ जाएगी, और आप बहुत शानदार विद्यार्थी हैं तो ये मामला शायद 35 तक चला जाएगा, और यदि आप धरती पर ईश्वर के अवतार हैं तो 40-45 तक चला जाए तो चला जाए, वरना उसके ऊपर जाना मुश्किल है। इतना ही हो पाएगा। सेकंड सिचुएशन को देखिए। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि 4 ऑप्शंस हैं, आप इतना समझ पा रहे हैं कि इन 4 में से ये 2 आंसर तो नहीं है, पर इन दोनों में से कौन सा सही है आपको ये नहीं पता। यानी 50% एलिमिनेट हो गया, बाकी 50% 2 में से एक है, आपको नहीं पता चल रहा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आंसर है तो ये या ये, और आप इन दोनों में डाउट में हैं। इसको हम कहेंगे कि 50% आपका आंसर सही होने की संभावना है। यूपीएससी का नेगेटिव मार्किंग का तर्क पता है क्या है? इसको पहले आप बेसिक आर्गुमेंट समझ लें कि मान लीजिए कि मैं 100 प्रश्न कर रहा हूं और मुझे एक भी प्रश्न नहीं आता ही नहीं, मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं, और जिस दिन एग्जाम हुआ चल पड़े एग्जाम देने के लिए, एक भी प्रश्न नहीं आता, और मैंने सोचा अब आ ही गया हूं तो मैं खाली क्यों बैठूं। तो मैंने क्या किया, 25 में ए लगा दिया, 25 में बी, 25 में सी, 25 में डी, तो क्या लगा दिया। जिसको बिल्कुल नहीं आता उसका स्कोर 0 आना चाहिए। ये कैसे होगा? अगर मुझे एक भी सवाल नहीं आता, मैं सब में तुक्के लगा रहा हूं, तो 4 उत्तर में से एक उत्तर सही होना है, यानी मेरा हर उत्तर सही होने की संभावना 25% है। यानी अगर 100 के 100 प्रश्न नहीं आते तो मेरे 25 उत्तर ठीक हो जाएंगे और 75 गलत हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मेरे 25 उत्तर सही हुए और 75 गलत हुए तो नियम क्या है? जो गलत है, ऐसे 3 गलत उत्तरों से एक सही उत्तर कम हो जाएगा, जो मैंने भी आपको समझाया। तो 75 उत्तर गलत हुए, इसको 3 से भाग कर दीजिए तो ये बन गया 25। यानी 25 आपके सही प्रश्न हुए थे जिससे आपको 50 नंबर मिलते, और 75 गलत करने से 25 सही प्रश्न माइनस हो गए, यानी कि कुल मिला के आपका स्कोर क्या रह गया? आपका मतलब जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसका स्कोर आया 0। बड़ा साइंटिफिक सिस्टम है कि तुक्का लगाने वाले को ना फायदा हो ना नुकसान हो, उसको उतना ही स्कोर मिले जितना उसको आता है, और तुक्के वाला हिस्सा गलत हो जाए। पर ये तुक्का कब है? जब कुछ भी नहीं आता है। ये उस तुक्के की बात कर रहे हैं। अब इधर आइए वापस। ये वैसा तुक्का नहीं है, आपको 50% आता है। 50% आने का मतलब है कि यदि आपने सवाल किया तो सही होने की संभावना 25% नहीं है जो पूरा तुक्के में होती है। यहां सही होने की संभावना 50% है, आधी संभावना है। अब हम एक संख्या मान लेते हैं, 36 की संख्या मान लेते हैं। इससे हमारी सारी गणनाएं आसानी से हो जाएंगी। मान लीजिए आपने 36 प्रश्न ऐसे किए जिनमें आपको 2-2 उत्तर एलिमिनेट हो रहे थे और 2 में आपको आइडिया नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो जब 36 ऐसे प्रश्न करेंगे तो क्योंकि संभावना सही होने की कितनी है? 50% है, तो मान लेते हैं कि 18 सही हो गए, 18 गलत हो गए। एकदम सिंपल है। 18 गलत प्रश्नों से नुकसान कितना होगा? इसको 3 से भाग कर लीजिए, यानी कि 6 प्रश्नों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपने सही कितने कर दिए? 18 कर दिए, और इसका मतलब ये हुआ कि 18 - 6 यानी 12 प्रश्नों का कुल लाभ, यानी 24 अंकों का कुल लाभ आपको होगा। ऐसे 36 प्रश्नों में
जिसमें आपको 4 उत्तरों में से 2 एलिमिनेट करने में सुविधा हो रही है, बाकी 2 में से आपको आइडिया नहीं हो रहा है। तो मेरी पहली सलाह क्या है, जिस भी प्रश्न में आप 4 उत्तरों में से 2 को छांट पा रहे हैं कि ये 2 तो आंसर नहीं होंगे, एलिमिनेट हो रहे हैं, बाकी 2 में से कौन सा है नहीं पता लग रहा, मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है कि ऐसे हर प्रश्न में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस से, प्रोबेबिलिटी के नियम से ऐसे केसेस में आपको अंततः फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 4 ऑप्शंस हैं, आपको इतना पता है कि भाई इसमें ए तो नहीं हो सकता, लेकिन बाकी तीनों में से कौन सा है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, इन 3 में से कोई एक ठीक होगा। अब जरा इसी कैलकुलेशन कर लें, यानी इसमें आपका उत्तर सही होने की संभावना 33% है, यानी कि 3 में से 1 है। एक तो आपको पता ही कि वो तो आंसर हो नहीं सकता, बात खत्म हो गई। बी सी डी में से आपको पता नहीं है, आपने कुछ भी लगा दिया, तो बी के ठीक होने की संभावना 33.3 है, इतनी ही सी की, इतनी ही डी की है। इनमें से कुछ भी लगाएंगे तो संभावना ही रहेगी। यदि 33% संभावना है, मान लीजिए कि ऐसे 36 प्रश्न हैं। 36 संख्या मैंने इससे ली है कि वो हर एक गणना आपको आसानी से हो जाएगी। 36 में 33% का मतलब है कि 12 प्रश्न आपके ठीक हो जाएंगे और 24 प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे, ऐसे प्रश्नों में से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए 24 गलत होने से जो नुकसान हुआ वो 8 प्रश्नों का हुआ, ये -8 हो गए। लेकिन आपको जो फायदा हुआ वो 12 प्रश्नों का हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि नेट बेनिफिट आपको यहां पर 4 प्रश्नों का हुआ, वहां तो 12 प्रश्नों का था, यहां पर 4 प्रश्नों का है। अब अगर आप मुझसे पूछें क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि यदि जो प्रश्न आपको ठीक से आते हैं, परफेक्ट तरीके से आते हैं वो, और जो आपको 50% प्रोबेबिलिटी से आते हैं, यानी कि 2 एलिमिनेट हो रहे हैं, बाकी 2 नहीं हो रहे, ये तो करने ही चाहिए। और यदि इनको मिला के आपके 70-80 प्रश्न हो गए तो आप मान के चलिए कि प्रीलिम्स आपका हो जाना चाहिए। लेकिन यदि उनसे मामला नहीं बन रहा है, या अदरवाइज भी आप सोच सकते हैं, अगर आपका गेस वर्क आमतौर पर ठीक रहता है, तो मेरी सलाह ये है कि आप इन प्रश्नों को भी ट्राई कर सकते हैं, अगर ये प्रश्न संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं है तो। मान लीजिए 7-8 ही सवाल है तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 7-8 सवाल में अगर आप 2 भी ठीक कर लेंगे तो आप कम से कम नुकसान में तो नहीं जाएंगे। और रही बात आखिरी प्रश्नों की, जिनमें 4 ऑप्शन हैं और आपके लिए चारों बराबर हैं, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता उसमें, एकदम काला अक्षर भैंस बराबर टाइप फीलिंग है, ऐसे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे या नहीं करेंगे उससे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आपका आंसर सही होने की संभावना 25% है। ये वही स्थिति जो मैंने ऊपर बताई थी। अगर आप ऐसे 36 सवाल करेंगे जिसमें वो कुछ नहीं आता, तो आपके 9 सवाल ठीक होंगे, 27 गलत हो जाएंगे। 27 गलत होने का मतलब हुआ -9, 9 ही ठीक हुए थे, कुल मिला के निचोड़ क्या निकला, 0। यानी जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आता उसको करने में भी कोई नुकसान नहीं होता है यूपीएससी में, लेकिन टाइम का नुकसान तो होता ही है, एनर्जी का नुकसान तो होता ही है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछें कितने प्रश्न करने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि 85 प्रश्न लगभग कर देने चाहिए कम से कम। हो सके तो 90 तक भी कर सकते हैं, यदि आपकी बाकी तैयारी के हिसाब से वो मैच करता है, सूट करता है तो। और दूसरी बात, जो प्रश्न नहीं आते हैं वो करने चाहिए या नहीं, तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जो प्रश्न पूरी तरह से आते हैं वो तो करने ही करने हैं। जिन प्रश्नों में 2 उत्तर एलिमिनेट हो रहे हैं वो भी करने हैं, और जिन उत्तरों में, जिन प्रश्नों में 1 आंसर एलिमिनेट हो रहा है उसको भी करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई खास हर्ज की बात इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें अंततः निचोड़ के रूप में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ही होना चाहिए। अगर आपकी कॉमन सेंस ठीक है, अगर आप ठीक अनुमान कर लेते हैं, ये उस व्यक्ति की बात है। क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूं जो हर तुक्का गलती करके आते हैं। ऐसे मतलब लोगों के बारे में मेरे पास कोई राय नहीं है, मैं तो उनकी बात करूं जो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके कम से कम उतना गेस वर्क कर लेते हैं जितना करने की अपेक्षा इस एग्जाम में की जाती है। ये सारी सलाह उनके बारे में है।